सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास हम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सिलेक्शन के लिए वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 30 प्रश्न करेंगे और ये आपको प्रैक्टिस सेट रहने वाला 30 प्रश्नों का। 30 प्रश्नों पे आपका क्या फीडबैक रहेगा सभी को कमेंट करना है। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी ब्रदर सिस्टर का हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन है। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स हमारी अभी साइंस की आ चुकी है और हिंदी की आ चुकी है और जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर सभी सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स आने वाली हैं। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए देर न करते हुए 30 क्वेश्चन करेंगे, सभी को कमेंट करना है 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहने वाला है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। सभी लोग बताइए, आज हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी को बताना है घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है। तो ये सभी लोग जानते हैं आयोडीन की कमी कारण होता है, सभी जानते हैं ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से कारण होता है? घेंगा रोग किसकी कमी कारण से होता है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? आयोडीन। घेंगा को हम ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि क्या होती है? घेंगा रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे, हुक के नियम, न्यूटन के नियम या आइंस्टीन के नियम? पावर ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित। किसके कारण है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित। अब ये समझ आइए कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये भी जानना जरूरी है ना। तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा, क्या आप फैराडे के नियम की बात कर रहे हैं? सभी लोग बताइएगा, फैराडे के नियम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फैराडे का एक नियम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब भी परिपथ या कुंडल के माध्यम से गुजरने वाली बल जो होता है वह चुम्बकीय रेखाओं की संख्या में बदल जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर में उन्होंने, एक ट्रांसफार्मर में कितने कुंडल होते हैं उन्होंने बताया 2 कुंडल होते हैं। अगर प्रश्न आए ट्रांसफार्मर में कितने कुंडल होते हैं एक में, तो 2 कुंडल होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक कुंडल, एक होता है प्राथमिक कुंडल, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडल को हम क्या कहते हैं? P से डिनोट करते हैं। और द्वितीयक जो कुंडल होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। तो P और S 2 कुंडल होते हैं, ठीक है। दोनों कुंडल विद्युत रूप से अलग और प्रेरणिक होते हैं, लेकिन जो प्राथमिक कुंडल का कार्य होता है वह धारा परिवर्तित होता है और द्वितीय कुंडल में संबंधित जो फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। तो धारा परिवर्तन में प्राथमिक कुंडल होता है। इन सभी चीज़ों को समझना है और सभी को फीडबैक करना है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी को कमेंट कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अक्सर आप देखते होंगे जो रडार सिस्टम होती है उसमें तरंगें उपयोग की जाती हैं। क्या वह सूक्ष्म तरंगे हैं, इंफ्रारेड हैं या इंफ्रासोनिक तरंगे हैं या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। विशेष रूप से माइक्रोवेव तरंगे कहलाती हैं, जो रेडियो तरंगों का ही एक रूप होता है माइक्रोवेव, और इनका उपयोग वस्तुओं का पता लगाने में होता है और वस्तु की स्थिति कैसी है, उसकी गति है, उसको मापने के लिए होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होंगी जिसमें से सूक्ष्म तरंगे आपकी कहला जाएंगी। माइक्रोवेव जो होता है यह रडार सिस्टम या माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, रडार सिस्टम इसे बोला जाता है। और भी कुछ तरंगे होती हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक तरंगे आपने जानते होंगे आप लोग।
और अगर एग्जाम में आए कि रडार का उपयोग जो है किसके लिए यूज होता है, रडार का उपयोग किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सर्वप्रथम जानिए हवाई यातायात नियंत्रण में रडार का उपयोग होता है, मौसम पूर्वानुमान में होता है, नौवहन में होता है यानी जो पानी में चलने वाले होते हैं, और सैन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो अगर प्रश्न एग्जाम में आए कि रडार में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ें आपसे बननी चाहिए। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, बैरोमीटर, एनोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप की बात करेंगे। स्ट्रोबोस्कोप एक उड़ते हुए पहिए के प्रति सेकंड घूर्णन की गति में मापा जाता है और इसको कैसे आरपीएम में मापते हैं, जो प्रति मिनट क्रांतियों की संख्या बताता है कितने आरपीएम घूमा है 1 मिनट में। लेकिन प्रति सेकंड किससे घूमा जाता है, अगर ये पूछ लिया जाए तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये आप सभी को बताइए। वह स्ट्रोबोस्कोप की बात करते हैं, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की बात करेंगे तो स्ट्रोबोस्कोप इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न संभावित प्रश्न याद रखिएगा। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। देखिए सिलेबस में ईएसबी ने साफ तौर कर दिया है कि जो क्वेश्चन आएंगे वह 12th लेवल तक के रहने वाले हैं, यानी हमें जो तैयारी करना है 9 to 12 तक की एनसीईआरटी बुक के लेवल की तैयारी करना है, ये ध्यान रखिएगा। ईएसबी ने साफ तौर पे लिखा है, अंत में सिलेबस के अंत में लिखा है, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस नीचे देखिए, उसने लिखा है जो क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन बेस्ड 12th बेस्ड तक रहने वाले, यानी कि उनका जो लेवल रहेगा वह 12वीं कक्षा तक रहेगा, 12वीं क्लास तक का लेवल आने वाला है। तो सभी लोग बताइएगा इनमें से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। और सभी को पता है जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, यह प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का कारण बनता है। किसके काटने से, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और जब किसी संक्रमित व्यक्ति को यह काटता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी को अन्य शरीर में ले जाता है, फिर जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो परजीवी को उस व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है और इसी को व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, सभी बताइएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, देखिए भौतिक, रासायनिक, प्रतिवर्ती, इन तीनों से कोई एक प्रश्न आ सकता है। अब कोई नहीं कि यही वाला लोहे के जंग वाला पूछ लिया जाए, और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। लोहे पर जंग लगना ये रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन कहलाता है, इसे रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया बोला जाता है, जो लोहा ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड अर्थात जंग बना देता है। जंग को क्या बोलते हैं, अगर प्रश्न आ गया कि जंग, और जंग की जगह अगर मान लीजिए आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि उसी को ही जंग बोला जाता है। सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पढ़िएगा, समझिएगा, सभी को फीडबैक करना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स को जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। प्रश्न हमारा दिया गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या 50 किलोमीटर प्रति 1 मिनट की बात कर रहे हैं साथियों। पृथ्वी की घूर्णन गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो है मानी गई है। ये अपने अक्ष पर घूमने की गति भूमध्य रेखा पर लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1040 मील प्रति घंटा है। अगर मील में आता है तो मील में बताइएगा, और किलोमीटर प्रति आवर्स में आ रहा था, किलोमीटर प्रति आवर्स में बताइएगा। और
और इन मिनटों में अगर बदला जाए लगभग 27.9 आता है, इसलिए 28 माना जाता है। अगर एक्चुअल अगर पूछा जाए तो 27.9 किलोमीटर प्रति मिनट होता है, किलोमीटर प्रति मिनट, और इसलिए 28 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह मान भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति के बहुत करीब है, लेकिन सही उत्तर 28 ही है। 36 जो दिया गया है यह मान भूमध्य रेखा पर पृथ्वी घूर्णन गति से अधिक है। 50 भी यह मान भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति से अधिक है, तो 28 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 28 ना दिया रहे, 30 दिया रहे, तो 30 फिर उसके आसपास जो संख्या हो वो उसको फिर सही माना जाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकासवाद का सिद्धांत, डार्विन की बात करूंगा, मैक्सवेल की बात करूंगा, न्यूटन की बात करूंगा, जॉनसन की बात करूंगा, सभी बताइएगा। किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकासवाद के सिद्धांत का जब जिक्र होता है एक ही नाम आता है, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है, इनकी एक पुस्तक है ऑन द ओरिजिन, इनकी एक बुक है, पुस्तक है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत इन्होंने समझाया है। डार्विन ने बताया कि जीवों के समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक चयन के माध्यम से होता है, और प्राकृतिक चयन का मतलब होता है जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल होते। तो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई, और आज भी यह विकासवादी जीव विज्ञान की नींव इन्होंने ही लिखा है। चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे। अब अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, एसिटिक, मेथेनोइक या लैक्टिक? चींटी के डंक में आपने पढ़ा होगा फॉर्मिक अम्ल होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। अब फॉर्मिक अम्ल को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल को हम किससे जानते हैं? मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। मेथेनोइक फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? मेथेनोइक का HCOOH फॉर्मिक अम्ल। अगर इसकी संक्रिया पूछ ली जाए, केमिस्ट्री में देखा जाए तो संक्रिया इसकी क्या होती है? COOH और H, ऐसे एक बॉन्डिंग बनेगा इसका, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में एक कार्बनिक यौगिक है, और ये ज़्यादातर लाल चींटियों में पाया जाता है, जीवों में भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लाल चींटियों में ज़्यादातर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? नालवन सा प्रश्न है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? तो आयरन ऑक्साइड बनता है, मैंने बताया था ना। आयरन मतलब Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बनता है। आइड लिखा मतलब उसमें 3 अणु, तो आयरन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। लेकिन जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होगी? बढ़ जाता है। इसलिए देखते होंगे कबाड़ वाले क्या करते, जंग लगा उसको पटकते हैं नीचे कि जो जंग लगा हुआ वो झड़ जाए। देखते होंगे ना कबाड़ को जब बेचते हैं लोहा वगैरह, तो क्यों नीचे पटकते हैं? अगर जिसमें जमीन क्या बोलते हैं, जंग लगी होती, मूर्छा लगा होता है, उसको मूर्छा लगना बोलते हैं ना लोकल में। मूर्छा लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, इसीलिए पटकते हैं ताकि जो जंग, क्योंकि वजनी हो जाता है, इसलिए जंग को पटकने से क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या है निकल जाएगा, उनका ये मानना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक, डेनियल, ड्राई या गैल्वेनिक सेल की बात करूं? सभी को कमेंट करना। जिस यंत्र द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो। ये सारे क्वेश्चन है साइंस के। सभी लोग जानते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का सौर पैनल आता है, लेकिन सौर पैनल को और किस नाम से जाना जाता है? अगर एग्जाम में सौर पैनल आ गया तब तो आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके की सौर पैनल लिखा हुआ है।
मान लीजिए सौर पैनल ना आके आपका फोटोवोल्टिक सेल दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? यानी कि फोटोवोल्टिक सेल या सौर पैनल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। फोटोवोल्टिक एक सेल होता है जिसे पीवी के नाम से, इसको शॉर्ट रूप में पीवी बोलते हैं। ये क्या करता है? पैनल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटोवोल्टिक पीवी जो सेल होते हैं, एक प्रकार के सेल होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को सक्रिय करते हैं और इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, और इसी प्रक्रिया को फोटोवोल्टिक कहते हैं। यह फोटोवोल्टिक पर आधारित होता है। इसमें सूर्य के प्रकाश को फोटान जो होते हैं, ऊर्जा के कण को फोटान बोला जाता है, पीवी कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? मान लीजिए आपके पृथ्वी के केंद्र पर एक गुरुत्वाकर्षण बल है। ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी आपकी दी गई। इस पृथ्वी में केंद्र पर अगर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं अगर गुरुत्वाकर्षण है तो पृथ्वी के जो सेंटर में है उसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी दिशाओं में एक समान होगा। तो जब सभी दिशाओं में एक समान हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और जब निरस्त कर देंगे, इसके परिणाम स्वरूप हमें गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होगा वह जी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए? किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर देना, फीडबैक कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो कम तापमान होते हैं, जो कम टेम्परेचर होता है, उनको मापने वाले जो यंत्र होते हैं, क्या वह हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या टेकोमीटर कहा जाता है? तो कम जो तापमान होते हैं उनको मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका उपयोग बहुत कम ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो और भी जो ऑप्शन दिए गए इनसे भी रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता, नहीं पूछ सकता। मान लिया हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? सभी लोग बताइएगा, देखते हैं कौन कितना जानते हैं आप लोग। ये क्या करता है? जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, क्या होता है? वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसको मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम में आ गया कि पायरोमीटर का मापन किस में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो पायरोमीटर का जो क्या होता है? उच्च तापमान होते हैं, उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और टेकोमीटर के लिए क्या होता है? टेकोमीटर के जो घूर्णी गति होती है, घूर्णन गति या घूर्णी गति जो होती है, उसको टेकोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? बहुत सराहनीय सा प्रश्न है। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सुनने की क्षमता तो सभी लोग जानते हैं मनुष्य पे नॉर्मल तक जो सुनने की क्षमता होती है, नॉर्मल तौर से 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और मानव कान का एक विशिष्ट आवृत्ति सीमा के भीतर तरंगों को सुनने में सक्षम होता है। जो 20 हर्ट्ज दिया गया ना, 20 हर्ट्ज जो दिया गया है, ये आवृत्ति सीमा का निचला सिरा है, और मनुष्य आमतौर पर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों को नहीं सुन पाता है। और आवृत्ति सीमा का ऊपरी सिरा कहलाता है 15 से लेके 17,000। तो यहाँ पे 20,000 जो दिया गया सही हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है? 15K to 17K, मतलब 15,000 से लेके 17,000 तक होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया, डायरेक्ट 20 दिया गया है, तो इसलिए 20 इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्वात में, ये ध्यान रखना, निर्वात में लोहे और कागज को एक साथ टुकड़ों में गिराया जाता है।
तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? यदि निर्वात में वैक्यूम जहाँ पे नहीं होता, लोहा कागज पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता तो सभी एक ही समय पर जमीन पर पहुंचे, क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई अन्य बल काम नहीं करता है। इसलिए सभी वस्तुओं का त्वरण समान होता है, चाहे उनकी द्रव्यमान या आकार कुछ भी हो, तो त्वरण समान होगा। इसलिए तीनों एक साथ आएंगे, चाहे लोहा कागज पत्थर, तीनों क्या आएंगे? तीनों आपके एक साथ आ जाएंगे। ठीक है ना? सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या इनमें से कोई नहीं? तो कांच का जो महत्वपूर्ण सबसे घटक कहलाता है वह क्या कहलाता है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक सिलिका कहलाती है। सिलिका को SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। कांच का प्राथमिक घटक ये सिलिका होता है। और सिलिका कहाँ पाया जाता है अगर प्रश्न आए तो सिलिका रेत में पाया जाता है। कांच कैसा पदार्थ है? तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और कांच को कठोरता और रासायनिक गुण दोनों प्रदान करता है, वह रेत ही होता है, सिलिका। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से ना? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। समझते जाइए, प्रिपरेशन मजबूत करते जाइए, तैयारी जारी रखिए। अपने माता पिता को सपने को साकार कीजिए, अपने ड्रीम्स, अपने जो भी सपने हैं सब कुछ साकार होगा। बस यही जो 2 महीने का समय, इसमें मेहनत में लग जाइए, सब कुछ झोंक दीजिए। बाकी इसके बाद आपका समय परिवर्तन होने वाला, आपका समय जल्द से जल्द बदलने वाला है। आपने सुना होगा ना, वक्त, मेरा वक्त बदलने वाला है। ये सावन का महीना सभी लोगों के लिए प्रिय है, सभी लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया, क्योंकि आप सभी का वक्त बदलने वाला है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन या न्यूटन? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सभी लोग जानते हैं किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। हम बात कर रहे हैं 1808 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया कि सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, और एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान में समान होते हैं, और विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग आकार और द्रव्यमान के होते हैं। किसने बताया? आपके जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो वॉशिंग मशीन हमारे घरों में कपड़े धुलते हैं, क्या वह अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय या इन दोनों, इनमें से कोई नहीं? किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं अपकेंद्री, अपकेंद्रण या अपकेंद्री द्वारा कार्य करती है। अपकेंद्रण या अपकेंद्री एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक मिश्रण को अलग करने के लिए अपकेंद्री का उपयोग किया जाता है, और यह प्रयोग कपड़ों से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन, जब कपड़े ड्रम में घूमते हैं तो अपकेंद्री बल कपड़ों को पानी को बाहर की ओर धकेलता है, जिसका कपड़े सूख जाते हैं। यानी वॉशिंग मशीन में अपकेंद्री बल का उपयोग करके कपड़ों को सुखाया जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों को किसका उपयोग करके सुखाया जाता है, तो अपकेंद्री बल का उपयोग करके सुखाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अघूर्ण बल की SI इकाई क्या है? जितने भी बल के मात्रक हैं, SI जो इकाई है, सभी को पढ़ लेना है, कोई ना कोई पूछा जा सकता है। तो अघूर्ण बल का अगर यूनिट पूछा जाता है तो इसका यूनिट जो न्यूटन ही है, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 mm/s² की दर से त्वरित करता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग, क्या वह मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के जिस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, वह अंग कोई और नहीं, वह कहलाता है मस्तिष्क।
ये एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल विकार होता है जो धीरे धीरे याददाश्त, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है जो याददाश्त, सोच और भाषा के लिए जिम्मेदार होता है। अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों का हाल ही की घटनाओं में याद रखने में कठिनाई होना, धीरे धीरे अपनी पिछली यादों को खोने लगना, ऐसा होता है। और अल्जाइमर रोग से जो पीड़ित लोग होते हैं उनका व्यवहार और व्यक्तित्व में भी बदलाव आता है। और ये रोग क्यों होता है अल्जाइमर रोग? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में जो असामान्य प्रोटीन जमा हो जाए, और जब असमान प्रोटीन जमा हो जाता है तो जो तंत्रिकाएं, कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मर जाती हैं और मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है। और अल्जाइमर रोग का कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन इसके लक्षण को प्रबंधित करने के लिए दवाएं और अनुपचार उपलब्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण के जो क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपाइसिस, ल्यूकेमिया या पॉलीसिथीमिया की बात कर रहे हैं। तो अस्थि मज्जा रुधिर कणिकाओं के निर्माण की क्या बात कर रहे हैं, किसको कहा जाता है? उसी को ही हेमोपाइसिस की बात करेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त कोशिकाएं जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और जो प्लेट्स होते हैं ये अस्थि मज्जा में बनती है। और अस्थि मज्जा एक स्पंजी ऊतक जो हड्डियों के अंदर पाया जाता है। इसमें स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं को विकसित हो सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा को प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना, प्रतिरोध को बढ़ाना। तो जो आपने पढ़ा होगा फ्लोरोसेंट लैंप, इसमें चौक दिया रहता है। इस चौक का मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करना? नियंत्रित करना। चौक एक प्रेरक इंडक्टर है जो लैंप के साथ श्रृंखला से जुड़ा होता है और इसका मुख्य कार्य दो में होता है। एक होता है स्टार्टअप के समय जो है उच्च वोल्टेज दे, और दूसरा हो चालू होने के बाद धारा को फिर सीमित रखे। यह इसका कार्य होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, पहला ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न अलग अलग है, उस तत्व को क्या कहेंगे? तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक बराबर होता है लेकिन भार उनका अलग अलग होता है, उनको समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं, क्या बोला जाता है? यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उनको समस्थानिक, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अगर बराबर है तो एटॉमिक मास जो होता है अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास जो परमाणु भार है वह अलग अलग है, तब आपका उसे समस्थानिक बोलेंगे। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक समान नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। सभी लोग समझ गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? यानी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान किसका उत्सर्जन नहीं होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोटॉन का नहीं होता है, लेकिन अब आप बोलेंगे सर प्रोटॉन तो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो ये जानना जरूरी है कि किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान होता है, वह अल्फा, गामा और बीटा कहलाती है, ना कि कैथोड। तो कैथोड किरणें जो होती हैं वह रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका कैथोड ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा, और इसके अगर इस कैथोड की जगह प्रोटॉन दिया रहे तो प्रोटॉन भी आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना?
दोनों चीज़ों को समझना है और फीडबैक करना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? इसको मास्टर ऑफ ग्रंथि बोला जाता है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या हुआ? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़े, किस अंग में स्थित है? आप खुद सोचिए, आपके अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर अवस्थित है, स्थित है? तो आपने, मैंने बताया था एग्जाम में, क्लास मैंने किया था, मस्तिष्क का नाम आपने लिया था, हमने भी लिया था। और यह विशेष तौर पर मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, मैंने बताया था। और जिस हड्डी के गुहा में यह होती है, एक छोटी सी हड्डी की गुहा होती है, उसे सेला टर्सिका कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। प्रश्न आ गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि दो भागों में बांटती है। एक होता है अग्र पीयूषिका और दूसरा होता है पश्च पीयूषिका, दोनों में विभाजित होती है। और इस ग्रंथि का जो कार्य होता है वह चयापचय, प्रजनन और अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथि वृद्धि में भी होता है, इन कार्यों पे इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो जितने भी आपके मात्राएं हैं सभी गैसों का प्रतिशत मात्रा आपसे आना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब किसके एग्जाम में ये प्रश्न आता है मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मैंने तो पेपर बनाया नहीं, लेकिन संभावित बता रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा कि हमारे वायुमंडल में कार्बन अर्थात CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो CO2 की मात्रा आपने पढ़ा होगा कितनी होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, इसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% O2, इसके बाद फिर अन्य गैसें आती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा 0.03%। कहीं कहीं आपको 0.04 भी दिखने को मिलेगा, लेकिन राइट आंसर है 0.03%, ना कि 0.3 करना है। करना क्या है? 0.03% करना। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि इसके पहले आर्गन भी आता है। आर्गन को AR से डिनोट करते हैं। आर्गन की मात्रा अगर पूछी जाती है तो 0.93 आसपास ऐसे कुछ है। आर्गन हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मान आता है 0.036 आता है। नियान हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टोन हो गया, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का भी पूछा जा सकता है, अगर हाइड्रोजन का पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का जो होता है 0.40 कर लेना है और इसके बाद 5 लिख देना है, इतना हाइड्रोजन का मात्रा होता है। अगर हीलियम का पूछा जाए तब आप क्या करेंगे? हीलियम का मात्रा लगभग जो होती है वह 0.000524। कोई भी प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, यहाँ इतना रखना है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ऐसी कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर दे? वह कहलाती CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है? प्रिस्ले, कॉल्सीले, विलियम हार्वे या एवबी दोनों हो जाएंगे। सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, अध्यापक अध्यापिकाएं जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। ऑक्सीजन की खोज की बात कर रहे हैं। हमारी प्राणवायु है। अगर ऑक्सीजन न होता तो मनुष्य का वर्चस्व न होता, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलते हैं।
पेड़ पौधे से मिलते हैं, इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाइए। तो ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल विल्हेम सीले और जोसेफ प्रिस्टले, इन दोनों ने मिलकर की थी। कार्ल सीले ने 1772 में ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन उनके निष्कर्ष में 1777 में प्रकाशित हुआ। 72 में खोज हो गई थी, लेकिन 1777 में प्रकाशित हुआ था। और 1774 में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज की और अपने निष्कर्षों को सीले ने प्रकाशन से पहले प्रकाशित किया। तो प्रकाशित कब किया गया? 1774 में। खोज 72 में हुई, 74 में प्रकाशित हुई, लेकिन 1777 में निष्कर्ष लेके पूरा प्रकाशित किया गया था। तो कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा, अगर सन इसमें नहीं आएगा, लेकिन सन आता है तो इसलिए हमने बता दिया है। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? सभी बताइएगा। तो लगभग साथियों 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य, शून्य हो जाती है। कि मानव जीवन को बनाए रखना संभव ही नहीं। 120 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल दबाव कम होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। यानी ऑक्सीजन वहीं जहां वायुमंडल दबाव, और 120 किलोमीटर से ऊपर ऑक्सीजन लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? देखिए स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, फिर भी हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आप सभी लोगों का प्रेम, स्नेह और मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है, सभी को बताना। 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? सोचिए समझिए, माइंड पर जोर डालिए और सभी लोग 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भाग में पहला जो भाग आता है वह क्षोभ मंडल आता है, दूसरा समताप मंडल आता है, तीसरा मध्य मंडल आता है, चौथा आता है ताप मंडल और 5वां आता है बहिर्मंडल। कौन सा होता है? बहिर्मंडल। तो ये 5 भाग होते हैं, सभी लोग समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन अब सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। मॉक क्वेश्चन है कि आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, एनोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर। क्या बताना है प्रश्न कि इनमें से कौन सा वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। और 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा है, सभी को कमेंट कीजिएगा। सरल क्वेश्चन भी थे, हार्ड क्वेश्चन भी थे, मीडियम, सारा कंबाइन किया जैसे वर्ग 3 में आने वाले हैं। सभी लोग ज्वाइन करते रहिए, हर एक क्लास अटेंड कीजिए। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं। लाटेस्ट अपडेट पाने के लिए, लाटेस्ट क्लासेज पाने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन का ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने टीटी फैमिली को, क्योंकि आपका अपना परिवार है, आपका अपना शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।